गाइस मैंने आपको एनवायरनमेंट में वो लास्ट टाइम पढ़ाया था कि यूएनएफसीसीसी के जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए थे वो देख रहे थे। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसके बाद के देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हुए। इम्पोर्टेंट देखेंगे तो देखिए उसके बाद हुआ था नुआ दुस्सा सम्मेलन। ये जगह कहाँ पे, बाली रोड मैप, बाली इंडोनेशिया में। तो बाली रोड मैप आया है इसमें। ये यूएनएफसीसीसी का कोप 13 था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 नंबर का मीटिंग थी। मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, सीएमपी बोला गया। सीएमपी का तीसरा सम्मेलन, ठीक है, क्योटो के बाद। तो मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल जो सीएमपी का तीसरा सम्मेलन था और सीओपी का 13 था, ठीक है, यूएनएफसीसीसी का। तो ये बाली में हुआ था, इंडोनेशिया का बाली द्वीप में, नुआ दुसा 2007 में। ठीक, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात रही, इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मुद्दे पर सभी देशों को सहमत करने पर बल दिया गया। तो देखिए सिर्फ बातें चली इनमें, ज़्यादा मतलब कोशिश करती हैं कंट्रीज़, पर एक्चुअल में कोई बड़ा एक्शन तो उठाते नहीं है, ठीक है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं इन सम्मेलनों में। तो हमें बस देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई। तो क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं के मुद्दे पर सभी देशों को सहमत करने पर बल दिया गया, ठीक है, सारे देश सहमत हों। 2012 के क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि समाप्त होने के बाद की रणनीति पर विचार करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इस पर ने बात करी कि अगर जो क्योटो प्रोटोकॉल है तो उसकी जो प्रथम प्रतिबद्धता अवधि समाप्त होने के बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए। बाली रोड मैप के तहत 2009 में कोपेनहेगन में होने वाली आबद्धकारी बाइंडिंग समझौते का ड्राफ्ट तैयार करना, तकनीकी हस्तांतरण आदि पर विचार करना। तो यहाँ पर ये काम किए गए, ठीक है। 2009 में जो कोपेनहेगन में होने वाली जो बाइंडिंग समझौता था, ठीक है, उसका ड्राफ्ट तैयार करना, तकनीकी हस्तांतरण आदि पर यहाँ पे बात की गई कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होगा। अब इसके बाद हुआ हमारा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, ठीक, हुआ यूएनएफसीसीसी का कोप 15, ठीक है, 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और सीएमपी हमारा 5। सीएमपी का मैंने आपको बताया था मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, सीएमपी 5 हुआ, ठीक, नंबर है ये। यूएनएफसीसीसी के बाद 15 और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 5वां सम्मेलन। तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ 2009 में। इसमें क्या बात हुई, विकासशील और विकसित देशों के बीच सहमति ना बन पाने पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, लड़ाई होती है जो डेवलपमेंट है और मतलब डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके बीच। ठीक, वो बोलते हैं डेवलप कंट्रीज़ को पैसा देना चाहिए, वो क्यों देंगी, उनका तो मन नहीं है देने का। तो जो दोनों देश हैं उनके बीच सहमति नहीं बन पाने पर कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका। किंतु एक गैर आबद्धकारी मतलब नॉन बाइंडिंग ऐतिहासिक समझौता अमेरिका और बेसिक देश जो हैं, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन को बेसिक बोलते हैं, के बीच हुआ, ठीक है। एक गैर आबद्धकारी समझौता हुआ अमेरिका और बेसिक देशों के बीच, जिसे कोपेनहेगन समझौता अकॉर्ड कहते हैं, कोपेनहेगन अकॉर्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत एनेक्स 1 विकसित देशों को 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य तैयार करना था, जबकि विकासशील देशों को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी लाने के कुछ कटौती संबंधी ऐच्छिक प्रयास करने थे। तो इन्होंने कहा भैया देखिए, बाइंडिंग मतलब होता है कि आपको करना ही करना है, गैर बाइंडिंग मतलब ठीक है करना है नहीं करना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा एक समझौता कर लिया जिसको बोल दिया कोपेनहेगन अकॉर्ड, अमेरिका और बेसिक कंट्रीज़ के बीच। तो जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ थी, एनेक्स 1 मैंने आपको लास्ट उसमें पढ़ाया था, जो विकसित देश थे, ठीक है, उनको क्या है, उन्होंने कहा कि ठीक है 2020 तक हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएंगे, और जो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे हमारा इंडिया है, वो राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर में कमी लाने के लिए कुछ ऐच्छिक प्रयास करेंगे। किंतु कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए वे किसी शर्त से बंधे हुए नहीं थे, ठीक है, कोई मतलब शर्त नहीं थी, आपको करना ही करना है। विकसित देशों द्वारा 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन विकासशील देशों को उपलब्ध कराने की बात कही गई, ठीक। तो इसमें कहा गया कि जो विकसित देश हैं वो 2020 तक $100 बिलियन विकासशील देशों को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हुआ कानकुन सम्मेलन, यूएनएफसीसीसी का कोप 16 सीएमपी 6। देखिए थोड़ा सा आपको लग सकता है बोरिंग, बट आपको ये याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, बस ज़्यादा कुछ नहीं, तो इतना ध्यान रखना है। तो कानकुन मैक्सिको में हुआ 2010 में। इसमें क्या हुआ, इसकी विशेषता क्या थी, इस सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें एक हरित जलवायु फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय लिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय किस में लिया गया था,
तो कानकुन सम्मेलन में, ठीक है, जिसमें उपलब्ध राशि का उपयोग विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों, अनुकूलन, अडेप्टेशन, न्यूनीकरण, मिटिगेशन पद्धतियों पर किया जाएगा। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा जो विकासशील देश हैं, अगर वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन करना चाहते हैं तो उनके ऊपर, ठीक। इस फंड की देखरेख के लिए हरित जलवायु निधि बोर्ड GCF बोर्ड बनाया गया और इसका अंतरिम ट्रस्टी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। तो इसका ट्रस्टी कौन था? वर्ल्ड बैंक। तकनीकी तंत्र, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म इस सम्मेलन की एक अन्य विशेषता थी, ठीक। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जो है इस सम्मेलन की एक अन्य विशेषता थी। इसके तहत जलवायु तकनीकी नेटवर्क केंद्र CTCN की स्थापना हुई। तो CTCN बना इसमें, ठीक है, जलवायु तकनीकी नेटवर्क केंद्र, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी नेटवर्क सेंटर, ठीक। इसके बाद डरबन सम्मेलन हुआ UNFCCC का COP 17, ठीक है, 17 नंबर का, और CMP 7। तो डरबन का है साउथ अफ्रीका में 2011 में हुआ, ठीक है। तो कानकुन में प्रस्तावित था, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई, ठीक। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया कानकुन में। अगर पूछा जाए कब बना, तो कानकुन सम्मेलन के टाइम बना था। इस सम्मेलन में एक तदर्थ कार्य समूह का गठन किया गया। 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक की 8 वर्षों की अवधि में औद्योगिकृत या विकसित देशों द्वारा 1990 के स्तर से कम 18% की कटौती वाले द्वितीय क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतियोगिता अवधि पर सहमति सम्मेलन की मुख्य विशेषता थी, ठीक। तो इन पे एक सहमति बनी कि 2013 से 2020 तक, ठीक, औद्योगिक और विकसित देश हैं वो जो 1990 के स्तर से कम 18% की कटौती करेंगे, ठीक है। तो द्वितीय जो हमारे सेकंड क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता अवधि थी उस पर सहमति हुई, ठीक। जलवायु परिवर्तन पर किसी नई व्यवस्था का मसौदा 2015 के बाद लागू किया गया। विकसित देशों द्वारा कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया। तो देखिए, विकसित देश जो थे उनके द्वारा एग्रीकल्चर को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया। भारत के ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर समान किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व CBDR, मतलब देखिए सबका उत्तरदायित्व समान है, लेकिन विकसित देश ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उसको समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया जो भारत का था। बाद दोहा वार्ता हुई, यानी UNFCCC का COP 18, ठीक है, और CMP 8। दोहा जो है वो कतर में है, ठीक, 2012 में हुई है। तो इसमें क्या हुआ, धनी और निर्धन देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोगात्मक मंच पर सहमति नहीं बन पाई, जिससे दोहा में ही पूरा करना था। तो जो मतलब विकसित और विकासशील देश थे उनके बीच क्या है, जो दीर्घकालिक सहयोगात्मक मंच था उस पर सहमति नहीं बनी, ठीक है। सरकार 2015 तक वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता तैयार करने पर सहमत हुए, जिनका क्रियान्वयन 2020 के बाद होना था। तो जो सरकारें थी उन्होंने कहा 2015 तक एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता तैयार करेंगे, ठीक है, जिसका क्रियान्वयन 2020 के बाद होना था। मतलब पहले वाले तो ये पूरे नहीं कर पा रहे, बात की वो आपस में बात कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किए गए ताकि कार्बन उत्सर्जन की मात्रात्मक कटौती को और प्रभावी बनाया जाए। तो जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें कुछ संशोधन कर दिए गए ताकि क्या है, जो मतलब मात्रात्मक कटौती है उसको और प्रभावी बनाया जा सके। दक्षिण कोरिया के सोंगोटो को ग्रीन क्लाइमेट फंड का मेज़बान होस्ट बनाया गया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वार्सा सम्मेलन हुआ UNFCCC का COP 19 और CMP 9। वार्सा पोलैंड में हुआ। वार्सा कहाँ है? पोलैंड में, 2013 में। 2015 तक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने संबंधी वैश्विक जलवायु समझौते की रूपरेखा तैयार की गई, ठीक। एक रूपरेखा बनाई गई कि 2015 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड सरकारों ने इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की घरेलू तैयारी करने का निर्णय लिया ताकि दिसंबर 2015 से पहले उसे तैयार कर लिया जाए। तो एक है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक, उसको तैयार करने का निर्णय लिया गया। विकसित देशों द्वारा ये कहा गया कि वे विकासशील देशों को 2020 तक $100 बिलियन देने का प्रयास प्रारंभ करेंगे, तो जो 2014 से 2020 की अवधि में प्रत्येक 2 वर्ष पर दिए जाएंगे। तो ये बोलते रहते हैं बस देंगे $100 बिलियन। इसमें रेड प्लस, ठीक है, REDD+ के लिए वार्सा फ्रेमवर्क को भी बनाया गया। अब ये क्या है, ये रेड प्लस क्या है, ये सब भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी। इसके बाद देखिए हुआ हमारा लीमा सम्मेलन UNFCCC का COP 20 CMP 10। लीमा पेरू 2014 में हुआ। ये लीमा कहाँ है? पेरू में। इसमें क्या हुआ, हरित जलवायु कोष
ग्रीन क्लाइमेट फंड के शीर्ष वित्त पोषण पर जोर दिया गया कि जल्दी पैसा दीजिए। भारत ने रेखांकित किया कि विभेदीकरण प्रमुख मुद्दा था जिसका हल कर लिया गया। ठीक, राष्ट्रों के द्वारा अपने इच्छित राष्ट्रीय संकल्पित योगदान जो INDC दाखिल करने की तारीख को जून 2015 से बढ़ाकर अक्टूबर 2015 कर दिया गया। तो मतलब हर राष्ट्र को अपना INDC बताना था। इंडिया ने भी बताया है। 190 से ज़्यादा देशों ने 2070 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती संबंधी मसौदे को स्वीकार कर लिया, जिसमें 2015 में पेरिस में होने वाले ऐतिहासिक जलवायु सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक, इस समझौते को जलवायु कार्रवाई पर लीमा आह्वान का नाम दिया गया। तो मतलब 2070 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती संबंधी एक मसौदा बनाया गया। ठीक है, जिससे 2015 में पेरिस में होने वाले ऐतिहासिक जलवायु समझौते का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इस समझौते को जलवायु कार्रवाई पर लीमा आह्वान नाम दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा ये है बोरिंग, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। बस इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए कि ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह कब बना। ठीक, ये सब व्हाट्सएप फ्रेमवर्क कब बना। तो आगे के 2-3 और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगी। थैंक यू।